विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम गणित में चैप्टर 5 तक अध्ययन कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना छठा चैप्टर होगा, जिसका नाम है त्रिभुज। नाम भले चैप्टर का त्रिभुज है, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। क्योंकि त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा हम त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। प्लस 9th क्लास में एक टॉपिक और भी हम पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो समरूपता जानने के लिए हम पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता जानेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, छठा अध्याय गणित का, त्रिभुज को। ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण करते उसके गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? तो उन्हीं गुणों में से एक गुण था सर्वांग समता, जिसकी चर्चा हम 9th क्लास में किया है। यहाँ हमको पढ़ना है समरूपता। क्या पढ़ेंगे? नाम भले त्रिभुज दिया है, लेकिन टॉपिक अपना है त्रिभुजों की समरूपता। बारी बारी से सबसे पहले यहाँ जाने त्रिभुज के बारे में। अच्छा, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये पढ़ा ना जी? त्रिभुज के मतलब कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यही तो कहते हैं। ऐसे नाम भी है इसका, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, और भुजा मतलब भुज मतलब भुजा, मतलब थ्री साइड कह सकते हैं। अंग्रेजिया में, हिंदिया में त्रिभुज है मतलब तीन भुजा, और अंग्रेजिया में ट्राई एंगल है, नहीं है? ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, ये सब पढ़ा है। मतलब त्रिभुज में अगर कभी चर्चा में आएगा तो जी इसमें तीन भुजाएं होती है। अब नाम लिख दिया है त्रिभुज, तो थोड़ा त्रिभुज पर फोकस कर रहे हैं। वैसे टॉपिक हम बता रखा है, यहाँ पढ़ेंगे हम त्रिभुजों की समरूपता। क्या पढ़ेंगे? अब समरूपता की जो जो कसौटियाँ हैं, दो त्रिभुज के समरूप होने की क्या क्या कसौटियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसी में हम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, वो सब बात की चर्चा है। पहले हम त्रिभुज के बारे में जो जानते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तीन भुजाएं इसमें होते हैं और तीन कोण होते हैं, होते हैं ना जी? तीन कोण, या फिर इसको शीर्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शीर्ष। यानी मोटा मोटी ये कुल मिलाकर त्रिभुज के 6 अंग कहलाते हैं। त्रिभुज के कितने अंग? के 6 अंग। उसमें चर्चा में अगर कभी आए कि त्रिभुज के कितने अंग जी? 6 अंग। कौन कौन? तीन भुजाएं और तीन कोण या शीर्ष, ये याद रखना है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी पता है अपने को कि त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है। सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, भुजा वाला बहुभुज बनाते तीन या तीन से अधिक भुजाओं से जो आकृति बनती है वो बहुभुज कहलाता है। बहुभुज में सबसे कम भुजा होता है त्रिभुज के पास। किसके पास? देखें, त्रिभुज है ये, कोई भी त्रिभुज है, उस पर मैटर नहीं है। त्रिभुज है ये ABC, है ना जी? इसमें भुजाओं का अगर नाम हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? भुजाएं कौन कौन है? AB है, BC है और CA है ना जी? कोण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण लिखेंगे तो कोण A लिख सकते हैं या फिर BAC लिख सकते हैं। कोण A को BAC भी लिख सकते हैं, CAB भी लिख सकते हैं। कोण B है इसमें, तो कोण B को हम ABC भी लिख सकते हैं और CBA भी लिख सकते हैं। ये बात एक ही है। और कोण C, और कौन कौन? C हो गया। शीर्ष की चर्चा करेंगे इसमें, तो शीर्ष कौन है जिसमें? सिर्फ ABC, ये तीनों शीर्ष हैं। इसी में कोण का चर्चा कर दिया, तो ये हो गया कोण ABC, कोण A, कोण B और कोण C। मतलब मोटा मोटी त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जिसमें कुल 6 अंग होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण। बाकी कोण हम पढ़ाया है। अब इसमें ध्यान रखते हैं भुजा की जो लंबाई होती है, जैसे रेखाखंड इसमें AB है, अगर पूछेगा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, तो रेखाखंड AB की जो लंबाई होगी, रेखाखंड AC की जो लंबाई होगी, रेखाखंड BC की जो लंबाई होगी, वो कहलाएगा त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई।
तो त्रिभुज डिटेल में पढ़ना नहीं है, वो सब 9th क्लास में हम पढ़ाया है। त्रिभुज का वर्गीकरण कोण के आधार पर, यही दो डिसाइडिंग टर्म है त्रिभुज में, कौन कौन, भुजा और कोण। तो भुजा के आधार पर हम त्रिभुज पढ़ा है। अब थोड़ा आ गया है तो देख ही लें। भुजा के आधार पर क्या पता जरूरत पड़ जाए हिसाब में। भुजा के आधार पर हम त्रिभुज पढ़े 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के जी। कौन कौन? अभी पते न हो। समबाहु त्रिभुज, समबाहु नामे है सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इस प्रकार का रहेगा समबाहु त्रिभुज। ए बी सी ये ऐसे किया रहेगा। तो समझने का, यहाँ ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। और चूंकि त्रिभुज में हम पढ़ाया है 3 कोण होते हैं और तीनों कोण का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। कितना डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60-60 तीनों रहते 180 हो जाएगी भुआ। तो पहला है समबाहु त्रिभुज, तीनों बराबर भुजा। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो? ऐसे रहेगा ये। यानी यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी। ए बी बराबर क्या है? तो देखने से लगे भी कि ए बी बराबर ए सी है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का खास प्रॉपर्टी है समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी, पढ़े ना जी। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तीसरा विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद हम देखा था कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन बउआ? एक है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बोले तो ऐसे त्रिभुज को संकेत में लिखते हैं तो जगह है नहीं। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री? तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? यहाँ कोण बी हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री? दूसरा होगा, एक समकोण हो गया, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? और तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज में कोण के आधार पर समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। कोण के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज हम देखा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज अगर है तो उसमें कुछ खास बात ध्यान रखना है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो पता है इसमें कोण भी बता रहा है 90 डिग्री। कितना डिग्री? कोण भी या ए बी सी लिख सकते हो, बात एक ही है। अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी इसमें कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए सी का नाम हो गया जी कर्ण। अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको छोटा एक से लिखो या फिर बड़का एक, जिससे मर्जी लिख सकते हो, हाइपोटेनियस। तो ये हो गए कर्ण बउआ। ये कोची हो गए। और शेष 2 भुजा में एक लंब होगा, दूसरा आधार होगा। शेष 2 भुजाओं में एक लंब और दूसरा क्या होगा? शेष 2 भुजाओं में एक लंब और दूसरा आधार होगा। दूसरा क्या होगा? आधार। अब कौन लंब कौन आधार होगा ये तुम पर निर्भर करेगा। इसको भी लंब मान सकते हो, ये दोनों में इसको लंब मानो, इसको आधार मानो। लेकिन जब न्यून हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और वहां पर न्यून कोण फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर ये न्यून कोण की चर्चा करेंगे, ये अगर घेरल ऐसे है तो समझ लेना इसके सापेक्ष में ये होगा लंब। ये क्या होगा? लंब को लिखेंगे पी से, होती से, और ये हो जाएगा पी। ये क्या हो जाएगा? पी मतलब बेस, परपेंडिकुलर बेस, लंब आधार। लेकिन अगर कभी ये घेर दिया, ये अगर घेरल रहे, ये तो फिक्स है 90 डिग्री, इसमें ये दोनों जोड़ के बचेगा 90 डिग्री। अभी आएंगे उससे। तो अगर ये घेर दिया तो ये हो जीते लंब और ये हो जीते आधार।
ये लंब और ये आधार, तो ये चर्चा बाद में करेंगे त्रिकोणमिति में। अभी यहाँ पर आजादी है। कर्ण के अलावे जो दो साइड्स बचे हैं उनमें से किसी एक को लंब कहना, मर्जी तुम्हारा, किसी एक को आधार कहना। लेकिन अगर कभी ऐसे या ऐसे घेरल मिल जीते तो इस दशा में ई लंब और ई आधार। अगर एजा घेरल मिलता हो ऐसे बहुआ तो ई कमी लंब और ई आधार, वो बाद के चर्चा है। अभी जानना कर्ण के सामने की भुजा का नाम है लंब, ये सॉरी समकोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। फिर से एक बात समझें, अभी मात्र इतना समझो कि समकोण जो होगा उसका सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसको छोटा एच या बड़ा एच से लिखना, क्योंकि कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। तो ये कर्ण हो गया। बाकी अन्य दो भुजा बचा इसमें ए बी और बी सी। ए सी का नाम फिक्स हो गए कर्ण, चूंकि एक सामने वाला कोण जो है बी वो 90 डिग्री है। कितना डिग्री? तो ऑब्वियस बात है ये 90 डिग्री है। और त्रिभुज में तीनों कोण के जोड़ 180 डिग्री। कितना डिग्री? तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री? तो अगर कोण बी 90 डिग्री अकल्ले है, अकल्ले, तो कोण ए और प्लस कोण सी कितना डिग्री बचते हुआ? ठीक है जी, ये अकेले 90 है और ये दोनों मिल के 90 है, तो दोनों को जोड़े हुए तो कोण ए और ये कोण बी है। बी को ही हम ए बी सी लिखा है, इसको कोण बी भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? अरे इसको कोण बी भी कह सकते हैं। तो कोण बी को हो या ए बी सी को हो या सी भी एक हो, बात एक ही है। तो ये 90 है, तो ये दोनों जोड़ के बचते 90। कितना बचते हैं? अगर ये दोनों जोड़ के बचते 90, एक मतलब क्लियर है बुआ, कोण ए लेस देन है 90 डिग्री और कोण सी भी लेस देन है कितना डिग्री? ये दोनों जोड़ के 90 है, एक मतलब दोनों न्यून कोण है। दोनों को है, अर्थात कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। कैसा कोण? न्यून कोण के मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री हम लिख लिए। का है? कोण ए बराबर एकरा एने ले जीवे तो 90 माइनस कोण सी हो जाए हुआ। तो कोण सी के कुछ तो माप रहते, 1 डिग्री भी रहते तो 90 से तो 1 डिग्री कम ही जीते। तो दोनों न्यून कोण है। क्या है? अगर कभी परीक्षा में पूछे समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण, कितने न्यून कोण है जी? 3 कोण त्रिभुज में होते, तीनों का जोड़ 180 होता, तो ये अकेले 90 है, तो ये दोनों जोड़ के 90 मतलब ये दोनों न्यून कोण है। कैसा कोण? अब समकोण त्रिभुज में हम देख लिया कर्ण सबसे बड़ी भुजा, अन्य दो भुजाओं में एक लंब और दूसरा आधार, ये पकड़ लिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण? प्लस इसमें एक बात और याद रखो, ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर है, नहीं है? इसी को हम कभी कभी लिखता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बोले तो कर्ण, पी बोले तो लंब और बी बोले तो आधार। मतलब एक हम बोलो ही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस की आधार स्क्वायर। कर्ण फिक्स है, लंब आधार तुम्हारे मर्जी पर है। जिसको लंब मानो जिसको आधार मानो, ये दोनों में ये तुम पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बारी बारी से कोई न्यून के चर्चा कोण के आ जाएगा, कोई न्यून कोण का चर्चा आ जाएगा, तब लंब आधार फिक्स होगा। तो त्रिकोणमिति में वो बात आएगा। अभी इतना जानना है, समकोण त्रिभुज अगर है तो एक कोण कितना डिग्री होगा? उसके सामने की भुजा कर्ण होगी, उसके सामने की भुजा कर्ण। और एक बात याद रखनी, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे कितनी भुजा? बड़ी भुजा होती है। वजह है उसका 9th क्लास में हम पढ़ाया है, त्रिभुज में असमीका पढ़ाया जी। तो यहाँ पर क्यों है ऐसा? चूंकि कोण बी बड़ा है कोण ए से, नहीं है? अरे ए न्यून कोण है, बी सम कोण है, तो सम कोण 90 डिग्री होता है और न्यून कोण 90 से छोटा होता है। तो कोण बी ए से भी बड़ा है तथा कोण बी कोण सी से भी बड़ा है, नहीं है? इसका मतलब कोण बी कोण ए तथा कोण सी से बड़ा है, दोनों कोणमा से बड़ा है ना बुआ। ये जो कोण बी है कोण ए से भी बड़ा है और कोण सी से भी बड़ा है। इसका मतलब कोण बी ये दोनों कोणमा से तो बड़े हैं बुआ। अब पढ़ाया बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा। दिस इम्प्लाइज AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन तथा AC इज ग्रेटर देन BC, AC इज ग्रेटर देन AB
और AC इज ग्रेटर देन BC, यानी AC AB और BC दोनों से बड़ा है। एक मतलब नहीं हो गई समकोण त्रिभुज में AC ये तो कर्ण है, नहीं है, तो AC सबसे बड़ी भुजा है। AC यानी कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा। कोई बड़का लंबा चौड़ा बात नहीं है। 9th क्लास में हम पढ़ाया है त्रिभुज में असमीका, जिसमें बताया है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो एक बार कोण B बड़ा है कोण A से, तो कोण B के सामने की भुजा AC कोण A की सामने की भुजा BC से बड़ा होगा ना जी। उसी प्रकार से कोण B बड़ा है कोण C से, तो कोण B के सामने की भुजा AC बड़ा होगा कोण C के सामने की भुजा AB से, यानी सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, कर्ण। याद रखना है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कहते हैं समकोण के सम्मुख भुजा को। कर्ण किसको कहेंगे, समकोण के सम्मुख भुजा को। तो समकोण त्रिभुज में इतना याद रखना है। एक दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अंग्रेजी में कमी एकरा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा का त्रिभुज रहते गुरुआ, ऐसा का रहते हैं कि A, B और EC। यहाँ पर कोण A भी होगा लेस देन 90 डिग्री, कोण B भी होगा लेस देन 90 डिग्री और कोण C भी होगा लेस देन कितना डिग्री। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, अगर कभी पूछे समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज में अभी बताया प्रत्येक कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री, तब न्यून कोण त्रिभुज होते हैं बुआ। तो समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ तीनों कोण 90 से छोटा है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। यानी यहाँ पर न्यून कोणों की संख्या कितनी है जी, और कितने न्यून कोण है इसमें, 3 गो। तो न्यून कोणों की संख्या हो गया यहाँ पर 3। यहाँ पर न्यून कोणों की संख्या कितना हो गया, 2 हुआ जी। यानी कम से कम एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण तो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कई हो सकता है 3 गो। एक तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एकरा में रहते एक कोण 90 से ज्यादा, एक कोण 90 से ज्यादा, मतलब ये ऐसे बनल रहते, जगह नहीं है। अब एक थोड़ा सा हम बाहर चला गया है, टॉपिक अपना कुछ और है, लेकिन अब चूंकि अब त्रिभुज के बारे में कुछ हम उसका गुण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, जिसमें एक सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ हम समरूपता पढ़ेंगे, तो पहले सर्वांग समता को रिपीट करेंगे। बिना सर्वांग समता को समझे समरूपता को नहीं समझ सकते, तो पहले हम सर्वांग समता को समझेंगे। तो सर्वांग समता समझने के लिए चूंकि चर्चा में त्रिभुज है, तो त्रिभुज पर हम थोड़ा सा बैक ईयर लगाया है, जो बताया है उस पर रिपीट किया है। अधिक कोण त्रिभुज मतलब यहाँ कोण B ग्रेटर देन है 90 डिग्री, कोण B ग्रेटर देन कितना डिग्री, 90 इतने रहते हैं। ई जे रहते हैं इतना दूर तक 90 है ना बुआ। तो ये बढ़ गए इतना, तो 90 से बढ़िए गए, तो ये हो गए कैसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर ये 90 से बड़ा है ये कोण में B, तो ये दोनों न्यून कोण है, कैसा कोण। तो यहाँ भी कोण A जो होता है लेस देन 90 डिग्री और कोण C भी होता है लेस देन कितना डिग्री। अब बात पकड़ लो, इसमें भी 2 न्यून कोण है, नहीं है। यानी एक त्रिभुज में कम से कम न्यूनतम अगर न्यून कोण पूछेगा तो 2 गो, कम से कम न्यून कोण त्रिभुज में कितने हो सकते हैं, 2 गो, और ज्यादा से ज्यादा 3। इसको याद रखेंगे। कुछ विशेष बात जो याद रखना चाहिए, सबसे पहले n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसको याद रखना है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उसमें भी इसका उपयोग किया था एक किताब में। तो n भुजा अगर बहुभुज में है, तो उसके अंतः कोणों का योग 2n-4 इंटू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब n का मान हो सकता है, n का मान हो सकता है 3 या 3 से बड़ा। ध्यान रखना है, सबसे छोटा बहुभुज में त्रिभुज देखा था 3 भुजा, देखा था जी। इसलिए n का मान 1-2 नहीं हो सकता है, n का मान 3 से बड़ा हो सकता है। ध्यान रखें, हम चेक करके दिखाते हैं। जब n बराबर हो जाए 3, n बराबर कितना, तो ये n बराबर 3 का मतलब है त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, 3 भुजा किसमें होता है,
त्रिभुज में जी, तो त्रिभुज में n का मान 3 रखेंगे तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 2 इंटू n के जगह पर कितना 3 माइनस 4 और गुने 90 डिग्री बराबर ही आएगा। 3 दूनी 6 में 4 कम 2 गुने 90 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। तो पढ़ाया ही है 9th क्लास में, त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है। अगर n बराबर 4 रहे, n बराबर कितना, n बराबर 3 रखा त्रिभुज, n बराबर 4 का मतलब हो गया चतुर्भुज, n बराबर 4 का मतलब क्या चतुर्भुज। चतुर्भुज में अगर जानेंगे तो अंतः कोणों का जोड़ बताया है 360 डिग्री, नहीं बताया है, यहाँ से भी आएगा 360 डिग्री। तो अंतः कोणों का योग बराबर 2 इंटू n के जगह पर 4 माइनस 4 और इंटू कितना डिग्री 90 डिग्री। 4 दूनी 8 में 4 कमेगा 4 बचेगा, 4 गुने 90 बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। तो इसी प्रकार से पंचभुज होगा, n बराबर 5 रखेंगे तो n बराबर 5 का मतलब क्या पंचभुज होगा ना जी। तो पंचभुज में अंतः कोणों का योग हो जाएगा कितना डिग्री बराबर 2 गुने 5 माइनस 4 और गुने 90 डिग्री, ठीक होगा बराबर 5 दूनी 10 में 4 कम गया कितना बचेगा 6 और गुने 90 डिग्री बराबर कितना डिग्री 9 6 54 540 डिग्री। तो पंचभुज में अंतः कोणों का योग कितना डिग्री 540 डिग्री। तो इस प्रकार से बहुभुज जो भी हो उसके अंतः कोणों की मापों का जोड़ बताया जा सकता है। सबसे जो कम भुजा वाला बहुभुज होता है वो त्रिभुज है, इसलिए ध्यान रखना है इसमें n का मान 3 या 3 से बड़ा रखेंगे, 3 या 3 से बड़ा। विशेष बात इसमें ये भी याद रखना है, बहुभुज है अगर तो कोण की अधिकतम माप, कोण की अधिकतम माप 180 डिग्री या 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुभुज में अगर सबसे बड़का कोण भी होगा तो उसका माप 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लिखे जल्दी से, यहाँ पर ही ध्यान रखना है विशेष रूप से कि n का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3, और ध्यान रखेंगे n जो आएगा नेचुरल नंबर से, कहाँ से, हाँ n आएगा नेचुरल नंबर या फिर धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब की बोले 1 2 3, यही हुआ जी। तो इसमें 1 2 तो नहीं लेंगे, 3 या 3 से बड़ा लेंगे, ये हुआ नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना है। अच्छा, टॉपिक अपना है गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण। ज्यामिति में बहुत सारी आकृति का हम चर्चा किया है। ऐसे रहते हैं, एकरा की बोलबे, एकरा की बोलबे बउआ, बिंदु में कोई भी मान है, ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई ना तो मोटाई, बिंदुहीन कहते हैं इसको, इसको कहेंगे बिंदु। क्या कहेंगे, अब बिंदु अगर है तो बहुत सारा इसमें बात हम सिखाया है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, ये सब बताया, इसलिए उतना हम लंबा खींचेंगे नहीं। हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। ऐसे ही हम बैक गियर लगा के एक क्लास चौपट कर दिए हम तो डायरेक्ट आ सको लिए, लेकिन चूंकि समझ ले बढ़िया थे इसलिए ये सब बात जानना जरूरी है। बिंदु हो गया, दूसरा ज्यामितीय आकृतियां पढ़ाई वाला हुआ, एक नाम है रेखा। क्या बोलेंगे इसका, अब रेखा है तो इसमें एक बीमा है, इसमें एक बीमा लंबाई है, क्या है ये लंबाई भी। अब दोनों तरफ अनंत दूरी तक है, इसका नाम रेखा है। अगर एक दोनों तरफ से बंद कर देते ये जैसा, मतलब एक दू गो अंत बिंदु हो गए तो ये रेखा खंड होगा, तो कब एक रेखा खंड। तो बिंदु बीमाहीन होता है, बिंदु में कोई बीमा नहीं, बीमाहीन। अगर पूछते हैं बिंदु में कितनी बीमाएं, तो कमी कोई बीमा नहीं। बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई। रेखा में एक बीमा है, कौन सी बीमा, इसको कहेंगे रेखा। रेखा के मतलब दोनों तरफ अनंत दूरी तक ऐसे तीर लगा होगा तो समझ लेना ही रेखा है। कि तिरिया जब नहीं रहते तो कहे रेखा खंड, की कहे रेखा खंड। अच्छा, इसी में ज्यामितीय आकृति में ये पढ़ा, इसको कहते हैं कोण। क्या बोलेंगे कि कोण है बुआ। कोण के बाद ज्यामितीय आकृति में पढ़ाई हो त्रिभुज, अभी चर्चा किया। कोण त्रिभुज के बाद ज्यामितीय आकृति में पढ़ाया चतुर्भुज। क्या पढ़ाया,
चतुर्भुज में कई कैटेगरी है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। ज्यामितीय आकृति में पढ़ाया, फिर बिंदु क्या पढ़ाया। तो ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण करते हम लोग, सबका नाम पता रखना, बिंदु का, रेखा का, रेखाखंड का, कोण का, त्रिभुज, चतुर्भुज और बिंदु। अब त्रिभुज में हम तो देखा कौन कौन सा त्रिभुज है, वर्ग में हम पढ़ाए, ये चतुर्भुज में हम पढ़ाया कई प्रकार का चतुर्भुज, क्या क्या पढ़ा, समांतर चतुर्भुज पढ़े जी, उसके बाद सम चतुर्भुज पढ़े, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, समलंब चतुर्भुज पढ़े। कौन कौन चतुर्भुज पढ़े, समांतर चतुर्भुज पढ़े, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, सम चतुर्भुज पढ़े और फिर समलंब चतुर्भुज पढ़े। तो वो सब 9th क्लास में चर्चा कर देनी है। हमारा काम जो है प्रॉपर रूप में करना है, उसको पढ़ना मोटा मोटी हमको यहाँ है, त्रिभुजों की समरूपता क्या पढ़ेंगे। तो बिना सर्वांग समता को जाने, समरूपता को जानने में थोड़ा परेशानी आ सकता है, इसलिए हम कॉमनली यहाँ लिखा है गुणों के आधार पर ज्यामितीय आकृतियों का वर्गीकरण। अब वो गुण होता है, एक को बोला जाता है सर्वांग समता। क्या बोलेंगे, सर्वांग समता को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। और दूसरा होता है समरूपता। दूसरा क्या, समरूपता को अंग्रेजी, समरूपता के मतलब सदृश भी कहवे, बोली कहवे, सदृश मतलब एक जैसा, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिमिलरिटी या सिमिलरिटीज लिख दीजिए। समरूपता का मतलब सिमिलरिटी कहो या सिमिलरिटीज कहो, एक ही बात है, हम अभी सिमिलरिटी लिखते हैं। ये दो पढ़ना है, जिसमें इसका अध्ययन हम 9th क्लास में किया, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, 10वां में। और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। बारी बारी से जो पढ़ा सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे, सर्वांग समता की। किसकी चर्चा, हाँ, सर्वांग समते तक रुक गए अभी। सर्वांग समता या सर्वांग सम एक ही बात है। सर्वांग सम से कहानी शुरू करते हैं। सर्वांग सम ज्यामितीय आकृतियां, चलो पूरा लिखा है, सर्वांग सम ज्यामितीय आकृतियां। जैसे मान लो अभी आकृति हम ढेर सारा दिखाया है, ये एक रेखाखंड है अपने पास, इसका नाम है AB, और सपोज दैट इसका माप है, बताया भी, रेखा में एक विमा होता है, कितनी विमा, तो लंबाई इसका 4 सेंटीमीटर है। एक दूसरा रेखाखंड है, सपोज करें ये, इसका नाम लिखा है CD, क्या नाम लिखा है, ये भी 4 सेंटीमीटर के। एग्जाम्पल से समझो, काफी आसान है। पहला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ रेखाखंड AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो CD बराबर भी कितना है, 4 ही सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB और CD सर्वांगसम कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ जी सर्वांगसम है। नामे अगर सर्वांगसम के तोड़ दिए तो सर्व अंग सम, यही तो कहता है, सर्व अंग और सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग जो आएगा बहुभुज में, और सम मतलब बराबर। मतलब सर्वांगसम का मतलब जो भी अपने पास ज्यामितीय आकृतियां आएंगी उसका बीमा पर फोकस करना है। जैसे रेखाखंड में एक ही बीमा है, लंबाई है ना जी, अगर दो रेखाखंड की लंबाइयां समान हो तो सर्वांगसम है, क्या है। दूसरा देखते हैं कोण की सर्वांगसमता। कोण है अपने पास, सपोज करें ये कोण है अपने पास, एक नाम है इसका AOB, एक माप है मान लो 60 डिग्री, कितना डिग्री। एक दूसरा कोण अपने पास है सेम इसी माप का है, इसका नाम है LM और N, एक माप है 60 डिग्री, कितना डिग्री। तो कहीं यहाँ पर कोण AOB बराबर है कोण LMN बराबर कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। तो कहबे यहाँ कोण AOB सर्वांगसम के चिन्ह ऐसे देवल के हल, और सर्वांगसम है कोण LMN के, है ना हुआ। तो अगर दो रेखाखंड को सर्वांगसम होना है तो उनकी लंबाइयां समान होनी चाहिए। चर्चा में आया है, दो कोण अगर सर्वांगसम होंगे तो उनकी माप समान होनी चाहिए, हुआ ना जी। तो सर्व अंग सम के मतलब तो ये आपने रेखाखंड में बताया एक ही बीमा है तो लंबाई बराबर है तो सर्वांगसम है। कोण में बताया माप डिसाइड करेगा। अगर कोण बनाना है, अगर कोई कहे कोण बनाओ, तब पूछेंगे उससे कितना माप का, पूछेंगे ना जी, 10 डिग्री का बनाओ, 20 डिग्री का बनाओ, 30 का बनाओ, 60 का बनाओ, 45 का बनाओ, 90 का बनाओ, 180 का बनाओ। ये डिसाइडिंग टर्म है, कोण हमको बनाना है तो उसका माप, अगर माप समान है, जितना कोण है 60 डिग्री का वो सर्वांगसम होगा, क्या होगा वो। इसी में हम पढ़ाया था, देखें यहाँ तीसरा में
अगर अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है हुआ, एक थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी बनवे में है, एरर है, उस पर नहीं जाने का, अगर इसे कर दिया है और मान लो ये लिखा 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो समझना ये तीनों 3 सेंटीमीटर है, कितना है ये। एक दूसरा त्रिभुज है समबाहुवीय त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समबाहुवीय त्रिभुज दोसर को है बउआ, और ओकरा में भी नाम खाली अलग अलग है, ये है DEF, ये कोची है DEF, थोड़ा सा ये मान लो है DEF, और एकरा में भी DE BF और EF बराबर है, ये भी तीनों बराबर है बउआ, और एकरों में माप है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो कि यहाँ से नहीं पता चलते एकरा उठा के एकरा पर रख दिए या एकरा उठा के एकरा पर रख दिए तो दोनों एक दूसरे के झाँप से नहीं झाँपते, तो एकरे कोई सर्वांगसम त्रिभुज को ठीक है। मतलब अगर दो ज्यामितीय आकृतियां हमारे पास ऐसा है कि उनके आकार मतलब त्रिभुज है तो त्रिभुज है समान होना चाहिए, तो त्रिभुज के चतुर्भुज से रिलेट नहीं कर पाए, आकृति गड़बड़ हो गए, त्रिभुज के वृत्त के साथ रिलेट नहीं करेंगे, आकृति गड़बड़ हो गया, त्रिभुज को आयत के साथ रिलेट नहीं करेंगे, त्रिभुज को रिलेट करेंगे किसके साथ, त्रिभुज के ही साथ, तो आकृति उसको कहेंगे, आकार कहेंगे, क्या कहेंगे आकार। तो यहाँ आकार एक जैसा है, त्रिभुज है तो त्रिभुज है, प्लस आमाप भी एक ही जैसा है, नहीं तभी समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है, एकरा कहबे सर्वांगसम त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज। तो अब बात पकड़ में आ गए, दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनके आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो, दोनों बात होना चाहिए, आकार भी समान और आमाप भी समान। अच्छा एग्जाम्पल 4 में कभी मिल जाए, दो वर्ग मिल जाए और दोनों वर्गवा के भुजा की लंबाई बराबर है, वर्ग है, वर्ग का परिभाषा बताया है, इसकी चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, वर्ग है बुआ होती है ये। अगर ये वर्ग के भुजा की 4 सेंटीमीटर है तो चारों चारे होते नहीं होते, दूसरा भी वर्ग हो सेम भुजा के माप का, मतलब दूसरा का वर्ग भी रहे तो अगर भुजा की लंबाई भी रहे, मान लो ये है PQRS ये है, और एक भुजा की लंबाई भी है 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो ये दोनों सर्वांगसम है, क्योंकि है ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों वर्ग सर्वांगसम है जी, चिन्ह लगा दिया, संकेत में लिखोगे तो यहाँ पर वर्ग ABCD सर्वांगसम होगा किसके, वर्ग PQRS के, है बउआ, नाम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात ऐसी है, चलो हम इधर से लिखते हैं PQRS, तो PQRS दोनों सर्वांगसम है, मतलब देखा रेखाखंड में समान लंबाई अगर रेखाखंड के सर्वांगसम, कोण में देखा कोण की माप समान है सर्वांगसम, त्रिभुज में देखा, त्रिभुज में हम देखा कि अगर समान भुजा की लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज हैं तो सर्वांगसम, देखा ना जी, यहाँ भी देखा समान भुजा की लंबाई वाले सभी वर्ग क्या होंगे सर्वांगसम, नहीं है, और रहते वर्ग एक हो तो इतने भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, मतलब जितने भी वर्ग रहें अगर सभी के भुजा की लंबाई एक ही है, बराबर है, तो सर्वांगसम होगा, क्या होगा। उसी प्रकार से 5वां हो सकता है, मान लो अपने पास एक आयत है, ऐसा का के कोई आयत हुआ है, रखी कब है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समानांतर होते हैं। सपोज करो इसका नाम है ABCD और ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, और ये मान लो है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4। दूसरा वर्ग अपने पास मान लो इस टाइप से, इस टाइप से दूसरा वर्ग है, और इसमें एक नाम खाली उलट पुलट है, एक नाम है अलग PQRS सपोज करो, तो ये और ये मान लो है 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 2, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होते हैं बउआ, तो ये दोनों भी सर्वांगसम है, ने क्या होगा, इसको उठा के अगर इस पर रख दें तो दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेगा, तो संकेत तो कोई सर्वांगसम, यहाँ पर आयत ABCD सर्वांगसम है, आयत किसके PQRS के, PQRS के। छठा में कभी मिल जाए वृत्त 2 मिल जाए, 2 या 2 से ज्यादा वृत्त मिल जाए, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये, अच्छा वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म बताइए नोमम बउआ, त्रिज्या होता है, नहीं होता है, अगर हमको वृत्त बनाना होगा तो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या पता होगा
तो हम वृत्त बना सकते, नहीं बना सकते। अच्छा, इजरी मनी अगर बड़ा छोटा बने में रहे तो समझना है कि त्रिज्या सेम है। त्रिज्या की है, मान लो इसका आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो इसका भी आर रखना 3 ही सेंटीमीटर। आर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो ये सर्वांगसम है हुआ। ये वृत्त जो है, दोनों वृत्त आपस में क्या है, सर्वांगसम, कैसा है। हाँ, तो समझ लो अब सर्वांगसम मतलब अगर समान भुजा की लंबाई वाले दो या दो से ज्यादा समबाहु त्रिभुज मिलेंगे, सर्वांगसम होगा। समान भुजा की लंबाई वाले दो या दो से ज्यादा वर्ग मिलेंगे, सर्वांगसम होंगे। समान भुजा की लंबाई, देखो यहाँ इस प्रकार से है ओरिएंटेशन, ये आयत है, क्या है इसमें ये दोनों भुजा 4-4 का है, इधर भी 4-4 का है। अब बाकी क्या रिलेशन आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे जब समरूपता डिस्कस करेंगे। तो ये भी अभी सर्वांगसम है नहीं, उठा के इस पर रख दो या इसको उठा के इस पर रख दो, दोनों एक दूसरे को झाँप देगा। इसको भी उठा के रख दो, इस पर थोड़ा बहुत एरर है लेकिन हम त्रिज्या 3 रख लिए हैं। तो वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म त्रिज्या होता है। जब हमको वृत्त बनाने के लिए बोलेगा तो हमको त्रिज्या देगा, त्रिज्या देगा, त्रिज्या ही चाहिए वृत्त बनाने के लिए। तो दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो ध्यान रखना, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि और केवल यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो, समान। दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाओं की लंबाई समान हो। ये 4 है तो ये भी क्या है, दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनके भुजा की लंबाई समान हो। ऐसा नहीं है कि एक समबाहु त्रिभुज ऐसे रहे, एक भुजा की लंबाई 3-3 है और दूसरा का समबाहु त्रिभुज ऐसे रहे, ऐसे ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है, लेकिन एक भुजा की लंबाई मान नहीं है, इसका 2-2 है, कितना है, इसी को हम अभी पढ़ेगा। यहाँ पर रूप एक जैसन है लेकिन आमाप एक जैसन नहीं है, तो एक कहवे समरूप, तो कहवे समरूप ये भी है, समरूप ये सब भी है। अभी आएंगे उस पर तब बताएंगे क्या कहानी चलता है। तो कहानी सर्वांगसमता पर हम ला दिया कि दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी यदि उनके आकार भी समान हो और आमाप भी क्या हो, समान। आकार और आमाप दोनों समान होना चाहिए, मतलब बात पकड़ लिया हम। बात क्या पकड़ा, सर्वांगसम अगर होना है, अब एरा तो पढ़ा नहीं रही है, क्रम नोमा पढ़ा दिए हैं। सर्वांगसम के मतलब आकार और आमाप समान होना चाहिए, ये दोनों समान होना चाहिए। इसी का मतलब है कि इसको उठाकर इस पर रख दो, इसको उठाकर इस पर रख दो, कि सर्वांगसम एक दूसरे को ढक लेगा। तो आकार अब ऐसा नहीं कभी दे दो एगो वर्ग और एगो दे दो वृत्त, एगो दे दे वर्ग और एगो दे दे सर्वांगसम कहबे ओकरा, काहे आकारे गड़बड़ है, एगो चतुर्भुज है और एगो वृत्त है नहीं, तो ये गड़बड़ हो जीते। अगर दे दे एगो वर्ग और एगो दे दे आयत तो भले दोनों चतुर्भुजे है लेकिन ई एकरा झाँपते, ई एकरा झाँपते तो सर्वांगसम नहीं हुआ। सर्वांगसम के लिए ये क्राइटेरिया फिक्स है, आकार भी समान और आमाप भी समान। तो दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी यदि और केवल यदि उनके आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो। अगर कभी एक वर्ग दे दे एक वृत्त दे दे, बात खत्म, आकार अलग अलग है, नहीं करके रिलेट करेंगे उसको सर्वांगसमता के आधार पर, समझ लिया। अभी तक हम लोग जान लिया सर्वांगसम ज्यामितीय आकृतियों को, कि सर्वांगसम ज्यामितीय आकृतियां कहेंगे किसको, किसको कहेंगे, सर्वांगसम ज्यामितीय आकृतियां। ध्यान रखना है, दो ज्यामितीय आकृतियों के सर्वांगसम होने के लिए आकार और आमाप दोनों मैटर करेगा। यदि दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियों के आकार और आमाप समान हो, समान मतलब एक जैसे हो, तब उसको कहा सर्वांगसम। क्या कहा, उसको भी ध्यान में रखना है, एकदम रखना ही रखना है। अगला टॉपिक अपना है समरूप, इसी को कहेंगे सदृश्य, समरूप कहो या सदृश्य कहो, अंग्रेजी में सिमिलर कहेंगे, क्या कहेंगे, तो समरूप या सदृश्य ज्यामितीय आकृतियां, अंग्रेजी में बोलना सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर। अब नाम इसका समरूप है, मतलब रूप पर यहाँ फोकस है भाई, इस पर फोकस किस पर है, रूप पर। रूप मतलब आकार, रूप मतलब क्या, हाँ यहाँ आकार मैटर करेगा। बात पक्का है, पक्का बात क्या है कि दो ज्यामितीय आकृतियां, बात को समझना, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि
उनके आकार समान हो। बस बात इतने ध्यान रखना है, उनके आकार क्या हो, समान हो। आमाप समान हो भी सकते हैं, आमाप समान हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार क्या हो जी, समान हो। आमाप समान हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब समरूप के लिए आकार को समान होना जरूरी है। आमाप समान हो तो भी वाह वाह, और आमाप समान नहीं हो तो भी वाह वाह। ध्यान रखना है, दो बात यहां ध्यान रखेंगे। यदि आकार समान हो और आमाप समान नहीं हो, तो ये बात नहीं हो तो कोई हुआ। जब आकार भी समान हो सकता है और आमाप भी समान हो सकता है, दोनों केस में वो समरूप होगा। क्या होगा, बात हम लिखा यही है। तो दो चीज हो सकता है, यदि आकार समान हो और आमाप समान नहीं हो, तब क्या हो सकता है। उदाहरण देखें, आकार समान, आमाप समान नहीं। पहला उदाहरण, विभिन्न भुजाओं वाले, विभिन्न भुजाओं वाले, ध्यान रखना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से परीक्षा में आते हैं। विभिन्न भुजाओं वाले सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। विभिन्न भुजाओं वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, मतलब समबाहु त्रिभुज अगर विभिन्न भुजाओं का है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम यहाँ बनाया, ए बी सी, एक भुजा के लंबाई मान लो है 4-4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। दूसरा समबाहु त्रिभुज हम इस टाइप से बनाया, समबाहु त्रिभुज ही रहेगा लेकिन हम भुजा की लंबाई अलग अलग रखेंगे, भुजा की लंबाई अलग अलग रखेंगे। मान लो ये है डी, ई और एफ, ये भी तीनों भुजा बराबर है, लेकिन इसका है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका समरूप नहीं होगा। क्या, यही लिखा, यदि आकार समान हो और आमाप समान नहीं हो, समरूप तो होगा ही नहीं होगा। हम लिखा है, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो, आमाप समान हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। हम पहले चर्चा कर रहे हैं, आकार समान और आमाप समान नहीं तो केवल समरूप कहना। क्या कहना, अभी बात पक्का होगा। देखो यहाँ केवल समरूप लिखेंगे, लिखलके पर तो यहाँ मारामारी है, यहाँ लिखलके पर मारामारी है। समरूप दोनों केस में होगा, जब आमाप समान हो तब भी समरूप, और आमाप समान नहीं हो तब भी क्या। लेकिन जब आमाप भी समान होगा तो हम अभी पढ़ के आया है कि दो ज्यामितीय आकृतियों के जब आकार और आमाप दोनों समान होते हैं तो सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो जब आकार और आमाप समान होगा तो पहले तो सर्वांगसम है, फिर समरूप भी हो गया, नहीं हो गया, तब वो कर नाम होते बउआ समरूप और सर्वांगसम। क्या नाम होगा, समरूप और सर्वांगसम। बात पक्का करेंगे सब उदाहरण देखने के बाद। पहला उदाहरण देखा, दूसरा उदाहरण देखिए, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग समरूप होते हैं। विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होते हैं। मतलब की कह चाह रही है कि मान लो एक वर्ग अपने पास ये है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है जी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ए बी सी डी हो गया, ये वर्ग है। फर्ज करो इसकी भुजा की लंबाई है 3-3 सेंटीमीटर, तो सब 3-3 होते। एक दूसरा वर्ग है अपने पास, फर्ज करो जिसकी भुजा की लंबाई है 2-2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर। मान लो ये है डी या पी क्यू आर एस लिख देते हैं इसको, नाम में कुछ नहीं रखा है, मैटर समझना है। ये दोनों बराबर है, ये चारों भुजा इसका बराबर है, और सपोज करो ये 2-2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, तो ये समरूप हो गया। क्या हो गया। तीसरा उदाहरण देखेंगे, तीसरा उदाहरण, विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त,
विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त। विभिन्न त्रिज्या वाले जितने भी वृत्त होंगे सभी क्या होंगे, तो विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए वृत्त में जैसे मान लो एक वृत्त ये है, हम कितना बार बताया है वृत्त के लिए डिसाइडिंग टर्म है बउआ त्रिज्या। और डिसाइडिंग टर्म है हाँ, वृत्त जब भी हमको बनाना होगा तो हमको त्रिज्या का रिक्वायरमेंट होगा। किसका? त्रिज्या। त्रिज्या होता है उसके सेंटर से परिधि पर के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? और त्रिज्या यही है 4 सेंटीमीटर है। फर्ज करो एक दूसरा वृत्त अपने पास है, ये दूसरा वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये समरूप है। क्या है? तो ये तो हुआ समरूप हुआ कब? जब आकार समान हो, आमाप समान नहीं हो, उसके लिए नाम केवल आएगा समरूप। क्या नाम आएगा? समरूप। समझेगा? समरूप आया। समरूप दोनों केस में होवे, जब आमाप समान होवे तब भी समरूप, और आमाप समान नहीं भी होवे तभी क्या? लेकिन जब आमाप भी समान हो जाएगा तो हम उसको पढ़ के आया है सर्वांग सम। क्या पढ़ के आया? तब उस केस में वो होगा समरूप और सर्वांग सम दोनों। समरूप और सर्वांग सम दोनों। लिखल के पर तो सब मारामारी है, तो ध्यान रखेंगे जब कभी आकार समान हो, आमाप समान नहीं हो, तो केवल समरूप कहना। क्या कहना? जैसे विभिन्न भुजाओं वाले सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिगर ये रहा। विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग समरूप रहते हैं। फिगर ये रहा। ऐसा का और भी हो सकता है, और छोटा वर्ग रहेगा, वर्ग ही रहेगा, समरूप होगा। विभिन्न त्रिज्याओं वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप या सदृश कहेंगे। या क्या कहेंगे? तो अभी तो पहले लिखी। और भी एक उदाहरण होगा, जैसे मान लें एक आदमी का फोटो है, एक आदमी के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटोग्राफ विभिन्न माप के या विभिन्न माप के या साइज के। यहाँ साइज के लिखा लिए। फोटुआ कई तरह का बनता है। जैसे हमारा फोटो अभी कोई खींचे, निगेटिव बनेगा, कैमरा में पहले निगेटिव बनता जी, साफ करके मान लो बनाया पोस्टकार्ड साइज का, सब पोस्टकार्ड साइज का ही बनाया, और एक बनाया अलग अलग साइज का, एक बड़ा बनाया, वही फोटो छोटा बनाया। ध्यान रखना है, परीक्षा में सवाल पूछता है 2 टाइप से इसको। एक आदमी के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटोग्राफ कैसा होंगे? समरूप होंगे। लेकिन अगर एक आदमी के एक ही निगेटिव से बने फोटोग्राफ एक ही माप का हो, एक ही माप का, सब पोस्टकार्ड साइज के रहे, तो होगा समरूप और सर्वांग सम। समरूप और सर्वांग सम। लेकिन अगर एक आदमिया के फोटुआ रहे 5 बरस के और एक फोटुआ रहे 50 बरस के, तो समरूप नहीं होगा। 5 बरस के फोटुआ बुतरू में रहते बुआ, अब 50 बरस के बूढ़ा रहेगा, तो फर्क आ जाएगा फोटो में, तो उसको समरूप नहीं कहेंगे। यही सब चर्चा है इसमें। तो अभी हम देखा 2 ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो, यानी समरूप के लिए आकार मैटर करेगा। आमाप पर अगर फोकस करोगे तो आमाप समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता। अगर कभी आमाप भी समान हो जाए तो समरूप तो रहेगा ही, वो पहले से सर्वांग सम है। पहले से क्या है? तो उसका नाम होते समरूप और सर्वांग सम। इस केस में जब आकार समान और आमाप समान नहीं है तो उसको केवल समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? उदाहरण ये रहा। हो ये भी सकता है यदि आकार और आमाप दोनों समान हो। यदि आकार और आमाप दोनों क्या हो? समान हो, तब तो इसको इसके पहले हम पढ़ाया सर्वांग सम भी नहीं पढ़ाया, और समरूप भी। कब? जब आकार और आमाप दोनों समान होगा तब ज्यामितीय आकृतियां क्या कहलाएगी? सर्वांग सम और समरूप। मतलब समरूप भी होगा और सर्वांग सम भी होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला, एक ही भुजा की या एक ही लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज एक ही भुजा की लंबाई वाले
सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम, इसमें दोनों इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि हम पहले बता रखा है कि अगर आकार और आमाप दोनों समान हो तो पहले वो सर्वांगसम होता नहीं होता है। अब वो समरूप भी हो गया, तो सर्वांगसम और समरूप कहेंगे कब? जब आकार और आमाप दोनों क्या हो। इसके पहले देखा आकार समान था, आमाप समान नहीं था, तो उसका नाम केवल समरूप है, केवल। तो इसीलिए तो हम पहले लिख दिया कि दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो, आमाप समान हो तब भी चलेगा, आमाप समान नहीं हो तब भी चलेगा। अगर आमाप भी समान हो गया तो उसका नाम हो गया जी समरूप और सर्वांगसम। ये ध्यान रखना है। उदाहरण दे रहे हैं, एक ही लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज समरूप और सर्वांगसम होते हैं। फोटो बनाएंगे इसका। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजा समान हो। तीनों भुजा क्या हो? ए बी सी, ये बराबर है जी। मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, तो तीनों रहेगा 3 सेंटीमीटर। दूसरा भी समबाहु त्रिभुज यही है, मतलब इसी का फोटो कॉपी है। इसी का क्या है? हूबहू यही त्रिभुज है, मोटा मोटी समझना। इसको देखते हैं डी ई एफ, ये भी तीनों बराबर ही है और ये भी है 3 सेंटीमीटर, तो ये समरूप हो गया। क्या हो गया? ये समरूप हो गया। दूसरा देखेंगे, एक ही लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप और सर्वांगसम। समरूप और, या फिर लिख सकता है सदृश और सर्वांगसम। बात एक ही है, समरूप और सर्वांगसम। मान लें अपने पास ये वर्ग है, दूसरा वर्ग यही है हूबहू, इसी का फोटो कॉपी, इसी का प्रतिलिपि अगर है, बनाने में थोड़ा बहुत इधर आ जाए, लेकिन समझना है कि भुजा की लंबाई समान है। ये रखा ए बी सी डी, ये रखा पी क्यू आर एस, तो मान लो इसका भी है भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी भुजा की लंबाई कितना है? 2 ही सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो 2 लिखे मतलब ये चारों दुइये है और एकर भी चारों दुइये है, तो ये एकरा कहबे समरूप और सर्वांगसम। क्या कहेंगे? समरूप और सर्वांगसम। तीसरा याद रखियो, एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त, एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। एग्जाम्पल में क्या देंगे? जैसे मान लें एक वृत्त ये है अपने पास, इसकी त्रिज्या फर्ज करो है 2 सेंटीमीटर, और एक दूसरा वृत्त यही है, इसी का हूबहू कॉपी, इसी का हूबहू कॉपी है, इसकी भी त्रिज्या कितना है? 2 ही सेंटीमीटर, तो इसका नाम है हुआ समरूप और सर्वांगसम। चौथा में दे सकते हैं, अगर एक ही निगेटिव से सभी फोटोग्राफ जो बने वो एक ही आमाप का हो, एक ही आमाप का, जैसे सब फोटो एक ही आदमी का है और 25 बरस की उम्र का है, एक ही आमाप का पोस्टकार्ड साइज, तो क्या नाम होगा उसका? समरूप और सर्वांगसम। तो यहाँ लिखेंगे, एक ही निगेटिव से किसी व्यक्ति के एक ही आमाप के बने सभी फोटोग्राफ क्या होंगे? समरूप और सर्वांगसम। मतलब मान लो कि हमारा फोटो अभी बनाया, कोई खींचा, निगेटिव बनेगा और उससे सब फोटो बना दिया पोस्टकार्ड साइज का। पोस्टकार्ड साइज ऐसा का बनो नहीं बनो है, या ये बनाता हूँ पोस्टकार्ड साइज जी, सब ऐसा के बनल रहे, तो क्या कहेंगे? समरूप और सर्वांगसम नहीं कहेंगे। या फिर शैक्षणिक कार्य में छोटा फोटो लगता है, इतना बड़ा बड़ा लगता है जी, इतना बड़ा बड़ा फोटो ढेर सारा बना दे तो क्या होगा? समरूप और सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन एक फोटो बनाया इतना बड़ा, एक फोटो बनाया इससे छोटा, एक फोटो बनाया उससे छोटा, इसी करके चलेंगे तो खाली समरूप होगा। क्या होगा? जैसे मान लो एक फोटो ये बनाया, एक फोटो इधर के ये छोटा बनाया, एक फोटो इधर के छोटा बनाया, तो इधर समरूप सभी हुआ। लेकिन सब अगर इधर के बना दे, ये वाला 1 गो 2 गो 3 गो ऐसा के बना के 10 को बना देता, 30 रुपया में 10 कॉपी, कई कॉपी, तो सब एक आकार का रहता है ना जी, तो आकार भी उसका एक रहता है और आमाप भी उसका एक रहता है, तो क्या होगा? समरूप और सर्वांगसम। तो ध्यान रखना है, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाएंगी यदि उनके आकार समान हो, आमाप समान
समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर अमाप समान नहीं हो तो ओकर नाम रहते केवल समरूप। और अगर अमाप के साथ साथ आकार भी समान है, मतलब आकार भी समान और अमाप भी समान, तो ओकरा कहबे समरूप और सर्वांगसम। समरूप और मतलब समरूप भी और सर्वांगसम भी। निष्कर्ष क्या निकाला हम? महत्वपूर्ण निष्कर्ष कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती। इसको तो सर्वांगसम में भी देखा, नहीं देखा? अरे सर्वांगसम जो पढ़ाया वहां भी इसको हम देखा था। मतलब सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगे, कन्फर्म, निश्चित। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होंगे? लेकिन सभी समरूप आकृतियां क्या सर्वांगसम होंगे? इस केस में तो सर्वांगसम है, लेकिन अगर पहले जो उदाहरण में देखिए समरूपे है, सर्वांगसम तो था नहीं। तो निष्कर्ष निकाला हम कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, कन्फर्म, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होते हैं। इस केस में समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, लेकिन इसके पहले देखा वो खाली समरूपे था, सर्वांगसम नहीं था जी। एक बड़ा था दूसरा छोटा था, एक बड़ा था दूसरा छोटा था, एक बड़ा था दूसरा छोटा था, तो समरूप था लेकिन सर्वांगसम नहीं था। यहाँ सर्वांगसम भी है और समरूप भी है, इसीलिए इसका नाम है सर्वांगसम और समरूप। महत्वपूर्ण बात जो अभी हम सीखा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप आकृतियां हमेशा सर्वांगसम नहीं होते हैं। इस केस में सर्वांगसम भी है, लेकिन अगर पहले वाला में सर्वांगसम नहीं आए। कहानी पकड़ में आया, कहानी क्या पकड़े? ध्यान रखें, सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव मतलब हमेशा समरूप होते हैं, एकदम पक्का। अभी वो उदाहरण में सब हम देख लिया। सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होते हैं, सदैव सर्वांगसम नहीं होते हैं। बात अभी ही पक्का कर लें। हम दोनों एग्जाम्पल में दिखाया है। एक बारी में दिखाया जब आकार समान था, आमाप समान नहीं था, वो खाली समरूपे था, ना जी? जब आकार और आमाप दोनों समान था तो वो सर्वांगसम भी होता है और समरूप भी। तो ध्यान रखना है, सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होंगे, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होंगे। समरूप आकृतियां सर्वांगसम भी होंगे तभी जब आकार भी समान हो और आमाप भी क्या हो। सही ध्यान रखियो बउआ कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष इतना जो पढ़ लिए यह पढ़ लिए। पहला बात ध्यान रखना है, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाएंगे यदि उनके आकार समान हो, मतलब रूप समान हो। अभी आएंगे इस पर। हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, और त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है, तो बहुभुज की समरूपता पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी हम सीख लिया, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाएंगे यदि उनके आकार समान हो, आमाप समान हो तो भी चलेगा, और आमाप समान नहीं हो तो भी चलेगा। अगर आमाप भी समान हो गया तो ओकर नाम हो गए सर्वांगसम और समरूप। ओकर नाम की हो गए सर्वांगसम और कब? जब आकार भी समान और आमाप भी समान। जब खाली आकारे समान रहते तो समरूपे होते बउआ। तो यह बतिया लिखल गलेगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होते हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होते हैं। फोटो से समझी तो फोटो से समझी। देखिए यहाँ वर्ग पढ़ लिए हम, ये एक वर्ग है, सपोज करो वर्ग है, मान लो वर्ग। फोटो बनाने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, मैटर नहीं करना जी। ये भी वर्ग ही है, ये भी क्या है? वर्ग ही है। चलो बनाते हैं, सुधार के वर्ग ही बना, वर्ग ही है। दोनों की भुजा की लंबाई समान है, मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? एक भी भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो आकार भी समान और आमाप भी समान नहीं है। इसको उठा के इस पर रखिए या इसको उठाकर इस पर रखिए, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये सर्वांगसम भी है। सर्वांगसम पहले पढ़ लिए बउआ, और प्लस समरूप भी है, नहीं है? दूसरा फोटो जो हम बनाया था, दूसरा कि एक वर्ग बनाया, सपोज करो ये वाला, ये एक वर्ग है और दूसरा वर्ग ये है। एक भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चारों दूदू है, और एक भुजा की लंबाई मान लिया 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? तो खाली समरूपे होले बउआ। यहाँ आकारे समान है,
नहीं है, यहाँ आकार ही समान है। हम आप समान कहा है, इसको इस पर रखेंगे तो ये पूरा डूब जीतेगा, नहीं डूबते। तो इसलिए यहाँ आकार समान है तो ये केवल समरूप है, तो क्या इसको सर्वांगसम कहेंगे? यहाँ कहेंगे, समरूप भी कहेंगे और सर्वांगसम कहेंगे। तो इसीलिए लिखा सभी सर्वांगसम आकृतियां सदैव क्या होंगे, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम है क्या? इसके में तो सर्वांगसम है, इसमें है, ये ध्यान रखेंगे। आगे है असमरूप ज्यामितीय आकृतियां नामे है। असमरूप मतलब रूप असमान हो, आकार असमान हो। असमरूप के मतलब क्यों नहीं हुआ? असमरूप का मतलब हो गया आकार समान नहीं, आकार समान नहीं, बस ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लें अपने पास एग्जाम्पल में है एक त्रिभुज दे दे और एक वर्ग दे दे, असमरूप नहीं है ये। दूसरा एक वर्ग दे दे, दोनों का आकार अलग अलग होना चाहिए, और एक वृत्त दे दे, एक वृत्त दिया एक त्रिभुज दिया। तीसरा में सपोज करें एक वृत्त दे दे और एक क्या दे दे, त्रिभुज दे दे, असमरूप नहीं कहेंगे इसको। मतलब आकार समान नहीं होगा तब उसका नाम है असमरूप ज्यामितीय आकृतियां। असमरूप कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? असमरूप। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। असमरूप में ध्यान रखना है, दो या अधिक ज्यामितीय आकृतियों को असमरूप कहेंगे यदि उनके आकार समान नहीं हो। जैसे यहाँ त्रिभुज है तो ये चतुर्भुज है, नहीं हुआ, ये चतुर्भुज है या वर्ग है, जो भी कहो, वर्ग है तो ये वृत्त है, ये वृत्त है तो ये क्या है, तो इस तरह के कहवे असमरूप ज्यामितीय आकृतियां। बात अब आएगी अपने पास जो पढ़ना है अपने को, बहुभुज की समरूपता। बहुभुज की समरूपता पढ़ना यही है। अच्छा, बहुभुज मतलब वैसी आकृतियां जो 3 या 3 से ज्यादा भुजा से बना हो। बहुभुज में आते त्रिभुज, क्या क्या आते जी? त्रिभुज आते, चतुर्भुज आते, पंचभुज आते, षष्ठभुज आते, अष्टभुज आते, ये सभी को कहेंगे बहुभुज। क्या कहेंगे? बहुभुज। सबसे कम भुजा वाला अपने पास जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है, नहीं होता है? त्रिभुज में कई भुजा बताया पहले कक्षा में, तो पहले जो इससे पहले हम पढ़ाया है, समरूपता के पढ़ने के पहले जो चर्चा हम नाधा था वो त्रिभुज से ही नाधा था, क्योंकि ये चैप्टर त्रिभुज का ही है। किसका? और त्रिभुज में भी समरूप हमको करना है, उसको क्या करना है, यानी समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज में 3 भुजा हो गए, कई भुजा? तो सबसे कम भुजा वाला अगर बहुभुज कहेगा तो कौन सी बताएंगे? त्रिभुज ही बताएंगे। हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, तो पहले हम बहुभुजों की समरूपता कहेंगे किसको? तो ध्यान रखना है, दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप पर फोकस करना है, रूप समान होना चाहिए भैया। जैसे अगर पहले देखा त्रिभुज को त्रिभुज से रिलेट किया, नहीं किया? चतुर्भुज को वर्ग से रिलेट किया, वृत्त को वृत्त से रिलेट किया, तो रूप तो एक ही रखा था बउआ। तो ध्यान रखना है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला में भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या क्या हो? पहला बात तो ये होना चाहिए कि भुजाओं की संख्या समान हो। पहले यही देखना है कि अगर दो ज्यामितीय आकृतियों को हमको समरूप कहना है तो पहला चीज फोकस करना है किस पर? भुजाओं की संख्या पर समान होना चाहिए। अगर भुजाओं की संख्या समान हो तो फिर देखेंगे संगत कोण समान। फिर क्या देखेंगे? संगत कोण समान। अगर ये दोनों देख लिया, अगर हम देख लिया कि भुजाओं की संख्या समान है, संगत कोण भी समान है, तो फिर देखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में हो। तो ध्यान रखना है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, पहला रिक्वायरमेंट। अगर भुजाओं की संख्या समान हो तब देखना संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण क्या हो? समान हो। उसके बाद संगत भुजाएं क्या हो? अच्छा, इन दोनों में क्योंकि हमारे पास जो प्रमेय आएंगे समरूपता की कसौटी के लिए,
या फिर जो हिसाब आएंगे वो बहुभुज एक ही तरह का होगा। जनरली त्रिभुज ही यहाँ रहेगा। क्या रहेगा? त्रिभुज। तब भुजा की संख्या तो सामान्य रहते नहीं रहते, त्रिभुज ही रहेगा। त्रिभुज का चैप्टर है, त्रिभुज ही रहेगा। वहां पर जब हम समरूपता की कसौटी देखेंगे तो मेन बात ये दोनों है, संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो दूसरा बना देंगे, दूसरा निकाल लेंगे। अब दिखाएंगे हम उसको जब समरूपता की कसौटी पढ़ेंगे तब। ये दोनों में से कोई एक दिया रहे। यहाँ फिर से ध्यान रखो, हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। यहाँ बहुभुज सबसे कम भुजा वाला ये त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है, नहीं है? हमको वही पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। तो भुजाओं की संख्या तो समान मिलिए नहीं बुआ, त्रिभुजे रहते। तब देखना है संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। चूंकि अगला जो टॉपिक अपना आएगा वो त्रिभुजों की समरूपता ही आएगा। तो त्रिभुजों की समरूपता मतलब भुजाओं की संख्या तो कट गया, समानीय होना क्या चाहिए? संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। ये दोनों में से अगर एक दिया रहे, कोई भी एक, ये दिया तो ये आ जाएगा, अगर ये दिया तो ये आ जाएगा। इसलिए दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए ये दोनों में से कोई एक ही कसौटी पर्याप्त होगा, क्योंकि किसी एक के दिए रहने पर दूसरा का खुद ब खुद आएगा। हम निकाल के दिखाएंगे पढ़ने में। अभी ध्यान रखना है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं क्या हो? समान। चलिए इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं बहुभुजों की समरूपता। परिभाषा में हम लिखा कि दो बहुभुज समरूप होंगे, तीन बात चेक करना है। आकार समान मतलब भुजाओं की संख्या समान, तो भुजा की संख्या तो समान है नहीं है। उसके बाद संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। तीन उदाहरण से हम समझ लेगा इसको। सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? क्या है? जितना बड़ा समबाहु त्रिभुज रहे, जितना छोटा समबाहु त्रिभुज रहे, प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होता है, नहीं होता है जी? समबाहु त्रिभुज की परिभाषा जिसकी तीनों भुजाएं, इसीलिए तो पहले हम चैप्टर शुरू करने के पहले त्रिभुज को ही एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में, ताकि बात अच्छी तरह से समझें। समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री और तीनों भुजा बराबर है जी। तो इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, ये दो त्रिभुज है। पहला डिस्टिंक्शन जो था भुजाओं की संख्या समान आ गया, दोनों त्रिभुज ही है, नहीं है? पहला चीज देख लिया। चलिए संगत कोण समान, तो ई भी 60 डिग्री, इसी भी 60 डिग्री, यानी कोण A बराबर कोण P तो है कितना डिग्री, कोण B बराबर कोण Q तो है कितना डिग्री, कोण C बराबर कोण R तो है कितना डिग्री। भुजाओं का रेशियो देखना है, संगत भुजा देखना है। ये तो ये संगत होगा तथा यहाँ पर क्या है जी, AB बटे PQ बराबर 4/2 बराबर कितना, रेशियो तो यही आ रहा है। AB बटे PQ बराबर कितना आया? 2 आया। 4 के आधा कितना होते? 2 होते हैं भुआ। BC बटे QR करें तो BC बटे QR बराबर कितना? 4/2 बराबर कितना। अगर AC बटे PR करिए तब, AC बटे PR करें तब क्या होगा? 4/2 बराबर कितना। तो रेशियो तो नहीं आया, नहीं आया। तो क्या कहेंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? यानी समबाहु त्रिभुज ABC तथा समबाहु त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है? समरूप। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले ये वर्ग है, दोनों वर्ग है बुआ, वर्ग है ABCD, वर्ग है की ही चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता नहीं होता। वर्ग वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री वर्ग होता है वो। तो ABCD वर्ग है तथा इधर भी वर्ग ही है, इधर भी क्या है? वर्ग ही है। वर्ग PQRS में की है बुआ। यहाँ पर कोण A तो कोण P, कोण B तो कोण Q, तो कोण C तो कोण R, कोण D तो कोण S, प्रत्येक कोण 90 डिग्री में है जी। कोण A बराबर कोण P और की कोण B बराबर कोण Q और की कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S, सब है 90 डिग्री। सब कितना डिग्री? तो बराबर है। अब संगत भुजा का रेशियो देते हैं। AB बटे PQ बराबर कितना है? देखो 3/2। अरे 3/2 होगा ना जी। तो यही तो आएगा BC बटे QR भी, नहीं आएगा? यही आएगा ये CD बटे RS भी, CD बटे RS भी यही आएगा। यही आएगा DA बटे SP भी या AD बटे PS भी, जो भी लिखो ये बात देती है। AD बटे PS तो दोनों समरूप नहीं है क्या? यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आयत है, होती है। आयत वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर
सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितना डिग्री। तो ये आयत है, दोनों आयत ही है, दोनों क्या है। तो यहाँ पर कोण तो सब 90 डिग्री है, सभी कोण कितना है। यहाँ भी बोलते डिटेल में क्या जाए, कोण सारा कितना है 90 डिग्री, संगत कोण समान है। चेक करिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। तो ये जितना 4 है तो इधर भी 4 होते, ये 2 है तो कितना होते होगा। तो ए बी बटे पी क्यू तो ये हो गए 2, ए बी 2 और पी क्यू कितना 1, ये कितना आया। चेक करिए बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना होगा 4 बटे 2 बराबर कितना बराबर। चेक करिए इसको, चेक करिए सी डी बटे आर एस, सी डी बटे आर एस, सी डी कितना है जी, आर एस कितना है जी बराबर कितना आया 2 ही तो है। उसके बाद चेक करिए ए डी बटे पी एस बराबर ए डी बटे पी एस नहीं आएगा 4 बटे तो 2 है ना जी पी एस, तो 4 बटे 2 मतलब कितना। तो संगत भुजाएं समान और संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती। सबसे पहले अगर सब बहुभुज ही बनाया है हम, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज में हम 2 उदाहरण दिया वर्ग का और आयत का। मतलब अगर 2 बहुभुज को समरूप होना है तो सबसे पहले संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष में लिख रहा है इसलिए कि 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में 1 में समबाहु त्रिभुज कौन कौन ए बी सी तथा समबाहु त्रिभुज। अब ऐसा नहीं एक समबाहु त्रिभुज रहे और एक समकोण त्रिभुज रहे तो देखने लगे समरूपता नहीं देखेंगे, भले ऐसा नहीं देखें भुजाओं की संख्या समान तब बताने लगे। और भी कंडीशन है संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए ध्यान रखेंगे ये ऐसा नहीं एगो ही दे दलके एगो समकोण त्रिभुज हमारे कह दिया समरूप, नहीं कहेंगे समरूप। काहे कि भले रूप तो सेम है, त्रिभुज ही दोनों भुजा की संख्या का है, भुजा की संख्या सेम है लेकिन संगत कोण समान नहीं होगा उस केस में। काहे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए ध्यान रखियो ऐसा नहीं एक समबाहु त्रिभुज दिया और एक समकोण त्रिभुज दिया और मार दिया समरूप, नहीं मार सकते। भले भुजाओं की संख्या समान है तो भुजा की संख्या समान होना ही समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है जी, पर्याप्त है उसमें संगत कोण भी समान और संगत भुजाएं समानुपाती। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, क्या है समरूप है। एक संकेत में लिखवे, संकेत समझना है, संकेत में इसको ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और सर्वांशम में ऐसे दे दिए, सर्वांशम में बराबर दे कैसे दे दिए, नहीं दे नहीं बराबर नहीं रहते, खाली यह रहते टेढ़ता ई पी क्यू आर। पढ़ी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर से, तब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। ऐसे ही यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी समरूप वर्ग के कर पी क्यू आर एस नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा में आयत है, क्या है आयत है जी ए बी सी डी समरूप है किसके, आयत ए बी सी डी समरूप है आयत पी क्यू आर एस के, है ना बउआ। बस तो इतना ध्यान रखेंगे 2 बहुभुज अगर समरूप होना है तो पहले भुजाओं की संख्या समान, उसके बाद संगत कोण समान, उसके बाद संगत भुजाएं समानुपाती। ऐसा नहीं कि एक अभी चर्चा किया हम कि एक समबाहु त्रिभुज देके और एक समकोण त्रिभुज देके समरूप कहने बोले नहीं कर सकते। भले भुजा की संख्या दोनों में समान रहेगा, समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा और समबाहु त्रिभुज में भी कई भुजा, तब 3 भुजा रहना समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। होना ये भी चाहिए कि संगत कोण समान और संगत भुजाएं समान। तो जितना बता दिया है उसमें एक्सरसाइज 6.1 बन जाएगा, पूरा पूरी बनेगा कंप्लीट, मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त है जितना बताया है उसको पहले रिवीजन करिए, उसको ध्यान में रखिए, उसको पढ़िए, उसको यहाँ बैठाइए, हिसाब बनाइए, बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर अपना तो काम है, बनाएंगे घर के छापना। मिलेंगे अगले क्लास में, चलिए।